ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करें? यस सर। ओके, लास्ट लेक्चर तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी कंटेंट कवर किया था उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो किसी का कोई डाउट नहीं? ओके, सो सेकंड मेथड है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, एलआरसी मेथड। सो एलआरसी मेथड को समझने से पहले हमें वीआरसी मेथड क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमने पैरिटी चेकर मेथड में समझा था। इसमें पैरिटी जो वर्ड्स है दैट इज एक्स्ट्रा बिट। किसी भी ओरिजिनल डेटा में, किसी भी ओरिजिनल बिट स्ट्रीम्स में यदि हम लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं तो वो एक्स्ट्रा बिट कहलाती है पैरिटी बिट। उनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो एक काउंटिंग में 1 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ जीरोस एन नंबर ऑफ 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता हो कि पैरिटी बिट एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं जो कि ओरिजिनल डेटा बिट्स के लास्ट में लगते हैं। उस बेस पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वीआरसी में हमने देखा था कि हम उसको काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वंस। तो अगर हम इवन पैरिटी चेकर के थ्रू वीआरसी बिट जनरेट करते हैं तो हम काउंट करते हैं गिवन डेटा में टोटल नंबर ऑफ 1। अगर वो इवन है तो वीआरसी बिट जनरेट होती है 0 और अगर ये ऑड है तो वीआरसी बिट जनरेट होगी 1 और उसको इवन बना देगा। सो सेम कॉन्सेप्ट अब हमें सेकेंड मेथड में यूज करना है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। इसको लॉन्गिट्यूडनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वर्टिकली एंड रो वाइज दोनों मैनर में टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का बेसिकली मीनिंग होता है कॉलम वाइज। सो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों बेस पर टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं और पैरिटी बिट्स रो वाइज और कॉलम वाइज जनरेट कर देते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, एलआरसी इंक्रीजेस the likelihood of detecting burst error. First statement tells us what is the significance of LRC. So LRC increases the likelihood of detecting burst error. ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है burst error को फाइंड आउट करने। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि VRC जो कि वर्टिकल रिडंडेंसी चेक है, वो किसी भी बिट स्ट्रीम्स के अंदर केवल एक बिट अगर डैमेज होती है तो वो डिटेक्ट कर सकता है। बट अगर मोर देन 1 बिट्स अगर डैमेज होती है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, देन VRC इज फेल्ड। So in that case LRC will comes into the picture and find out total number of damages. That's why the LRC increases the likelihood of detecting burst errors. Here burst error indicates we are finding more than 1 errors in a bit streams. If 2 bits in one data units are damaged and 2 bits in exactly the same position in another data units are also damaged,
LRC checker will not detect an error. This is the limitation of LRC. सेम पोजीशन पर अगर डेटा डिसमैच होता है या डैमेज होता है तो वहां पे LRC आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। नाउ LRC is a combination of VRC also. तो ओरिजिनल डेटा हमें गिवन है, कुछ बाइनरीज का कॉम्बिनेशन है, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट जितना भी डेटा पैकेट्स है उन सभी को सिस्टमेटिक एक्सप्लोर करना है, उनको सबसे पहले रो वाइज सेट कर देना है और फिर हमें रो वाइज और कॉलम वाइज पैरिटी जनरेट करना है। तो डेटा को अरेंज करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डेटा वाली जो फ्रेम है उसके अंदर हमारे पास कुछ 1 0 के कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको कंसीडर करो कि ये 4 पैकेट्स है। फ्रेम इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ पैकेट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट्स। और पैकेट्स को यदि हम एक्सप्लोर करेंगे सो व्हाट वी विल गेट द बाइनरी इंफॉर्मेशन। सो आप ये मान के चलिए कि एक फ्रेम के अंदर 4 पैकेट्स है और एक 4 पैकेट्स के अंदर हर एक पैकेट के अंदर कुछ बाइनरी का सीक्वेंस है। तो पहला पैकेट का जो डेटा है वो है 11001111। इसी तरह से दूसरे पैकेट का डेटा है 10111101। थर्ड पैकेट का डेटा है 0111001 एंड फोर्थ पैकेट का डेटा है 0101001। इसको आपको 1 बाय 1 सेट करने के बाद एक के नीचे एक लिखने के बाद आपको वर्टिकली काउंट करने हैं। तो यदि हम पहला कॉलम देखें तो आपको जो रेड से दिखाई दे रहा है वो है पैरिटी बिट, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो रो वाइज राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले हुआ है एंड कॉलम वाइज बॉटम में डिस्प्ले हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉलम वाइज पैरिटी कैलकुलेट करें तो फर्स्ट कॉलम में यदि आप ऑब्जर्व करें कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं तो आप देखोगे वी हैव गॉट टोटल नंबर ऑफ वंस 2 इज इवन नंबर, सो VRC जनरेट होगा 0। इसी तरह से सेकेंड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वंस 3 है, 3 इज ऑड, तो उसके लिए VRC जनरेट होगा 1 और ये 1 जनरेट होकर वो टोटल हो जाएगा इवन। क्योंकि सेंडर लोकेशन पे या सेंडर मशीन में इवन पैरिटी जनरेटर काम करते हैं VRC बिट को जनरेट करने के लिए, इसलिए ये हमेशा इवन नंबर ही जनरेट करेंगे। तो VRC जनरेट होने के बाद यदि आप टोटल काउंट करोगे तो वो जो वंस होंगे वो हमेशा इवन ही होंगे। ये इसका एक क्रॉस चेक है कि आप सही कर रहे हो या नहीं। नाउ थर्ड कॉलम में यदि आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ वंस 2 है, 2 अपने आप में एक इवन नंबर है तो पैरिटी जनरेट होगी 0। फोर्थ कॉलम में यदि आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ वंस 3 है तो VRC जनरेट हो जाएगी 1। फिफ्थ कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वंस 2 है तो VRC जनरेट हुई 0। सिक्स कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वंस केवल 1 है तो VRC जनरेट हुई 1 और लास्ट कॉलम में है टोटल नंबर ऑफ वंस 4 तो VRC बन गई 0। तो ये हो गई कॉलम वाइज पैरिटी। क्योंकि मोर देन 1 VRC जनरेट हुई है इसलिए इसको LRC बोला जाता है। इसी तरह से रो वाइज देखें तो रो वाइज फर्स्ट डेटा पैकेट्स में टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे पास है टोटल 5 एक ऑड नंबर है तो VRC उसके बेस पे जनरेट होगी और वो होगा 1। इसी तरह से सेकंड डेटा पैकेट्स के लिए जो VRC जनरेट होगी रो वाइज वो होगी 1, थर्ड के लिए 0 एंड फोर्थ के लिए 1। और जो भी पैरिटीज जनरेट हुई है रो वाइज और कॉलम वाइज उसको भी आप उसके बेस पे भी यदि आप पैरिटी जनरेट करें तो बॉटम के राइट कॉर्नर पर आपको एक और 1 दिखाई देता है जो कि रो पैरिटीज और कॉलम पैरिटीज की पैरिटी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब डेटा कम्युनिकेट करे या डेटा ट्रांसफ़र हो एक मशीन से दूसरे मशीन में तो पैरिटी बिट्स जो जनरेट हुई है उसमें भी एरर आ सकती है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी भी पैरिटी निकाल दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने कॉलम वाइज पैरिटी बनाई थी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस 3 थे तो उसके बेस पे 1 जनरेट हुआ और रो वाइज पैरिटी जब बनाई थी तो वहाँ पे 3 1 निकले
तो उसके बेस पे भी 1 जनरेट हुआ। तो रो वाइज और कॉलम वाइज के बेस पर एक कॉमन वैल्यू, कॉमन बाइनरी वैल्यू वहां पे सेट होगी। और अगर डेटा चेंज होता है या पैरिटी बिट चेंज होती है तो पैरिटी का इंटरसेक्शन पॉइंट भी चेंज होगा और पैरिटी बिट्स भी चेंज होगी रो वाइज और कॉलम वाइज, अगर ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंज आता है तो। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक का। तो सेंडर लोकेशन पर सेंडर मशीन इतना कैलकुलेशन करती है और पैरिटी जनरेट कर देती है। पैरिटी जनरेट करने के बाद उसको डेटा के साथ ऐड कर दिया जाता है लास्ट में। तो रो वाइज पैरिटी एंड कॉलम वाइज पैरिटी सब लास्ट में ऐड हो जाते हैं और ओरिजिनल डेटा के साथ वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड मेथड एरर डिटेक्शन करने की। अगर मोर देन 1 एरर आती है, मोर देन 1 बिट्स डैमेज होती है जो अलग अलग लोकेशन पर है, तो उनको LRC आइडेंटिफाई कर सकती है, बट रिमेंबर वो करेक्ट नहीं कर सकती। केवल एरर आइडेंटिफाई की जाएगी, एरर को करेक्ट नहीं कर सकते LRC VRC के थ्रू। नाउ थर्ड मेथड होती है मेरी आवाज आ रही सभी को? एम आई ऑडिएबल टू ऑल? यस सर। Yes, sir. राइट। LRC समझ आ गया सभी को? समझ आया हो तो यस बोलो, अगर डाउट है तो क्वेश्चन करो। सर एक बार फिर से समझाओ ना। ओरिजिनल डेटा हमें गिवन था। ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास 4 पैकेट्स गिवन है। हर एक पैकेट्स में जो बाइनरी डेटा है वो यहाँ पे मेंशन है। हमें इस डेटा पैकेट्स के बेस पे, इस बाइनरी इंफॉर्मेशन के बेस पर रो वाइज और कॉलम वाइज हमें इसमें पैरिटी जनरेट करनी है। अब रो वाइज और कॉलम वाइज पैरिटी कैसे जनरेट करना है? तो हमें सबसे पहले रो वाइज कैलकुलेट करना है। तो हम रो में चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। पैरिटी वैसे ही जनरेट होती है क्योंकि इवन पैरिटी जनरेटर सेंडर मशीन में भी लगा होता है और इवन पैरिटी जनरेटर रिसीवर मशीन में भी लगा होता है। दोनों का काम होता है कि इवन नंबर ऑफ 1 को कैलकुलेट करके बताए। तो यदि हम रो में देखें तो रो में हमारे पास जो डेटा है वो है 11000011। ये पहली रो का बाइनरी डेटा है। तो इसके अंदर जो इवन पैरिटी चेकर जब काम करेगा तो वो एक VRC बिट जनरेट करेगा और वो VRC बिट या तो 1 होगी या तो 0 होगी। 1 किस केस में होगी? अगर टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड जनरेट होते हैं तब। जैसे सपोज टोटल नंबर ऑफ वंस 1 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 5, 7, 9, 11, इस तरह से अगर वो नंबर जनरेट होते हैं तो जो VRC बिट है वो 1 जनरेट होगी। और अगर इवन जनरेट होते हैं तो VRC बिट 0 जनरेट होगी। तो इस बेस पर हमने रो वाइज भी पैरिटी कैलकुलेट करी और कॉलम वाइज भी पैरिटी कैलकुलेट करी। तो जो रो वाइज पैरिटी है उसे तो हमने डेटा पैकेट के साथ लास्ट में ऐड कर दिया और जो कॉलम वाइज पैरिटी है उसका एक सेट अलग से तैयार करके हमने लास्ट में ऐड कर दिया हमारे डेटा पैकेट्स के साथ। क्योंकि पैरिटी बिट्स हमेशा डेटा फ्रेम में लास्ट में ऐड होती है। वो एक्स्ट्रा बिट है जो ओरिजिनल डेटा के अंदर अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करने में सपोर्ट करती है।
ये हमारे डेटा कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन पर जब भी बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है और यदि हम चाहते हैं कि ये जो बाइनरी डेटा ट्रैवल हो रहा है इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो हमें पता चल जाए, इसके लिए हम कुछ लॉजिक तैयार करके एक्स्ट्रा बिट को ओरिजिनल डेटा के साथ ऐड ऑन कर देते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। यदि हम एक्स्ट्रा बिट ऐड नहीं करते तो हम ओरिजिनल डेटा पैकेट्स में एरर को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए सब एक्स्ट्रा बिट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग मेथड में अलग अलग तरह के लॉजिक्स आने वाले हैं और ये सभी लॉजिक्स एक ही काम करते हैं, एक्स्ट्रा बिट को कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये पैरिटी है, इसको उस फ्रेम के लास्ट में ऐड करना है। तो जो पहली मेथड थी VRC, उसमें हमें यह पता चला कि केवल एक ही डेटा पैकेट्स है तो केवल एक सिंगल बिट की VRC जनरेट होती है जो कि पैरिटी बिट थी। और LRC में हमें यह पता चला कि ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। अगर हमारे पास फ्रेम के अंदर हमें एरर को डिटेक्शन करना है और फ्रेम के अंदर कई सारे पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट्स में बाइनरी इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पे हमें रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों के बेस पर पैरिटी जनरेट करना होता है। तो पैरिटी केवल जनरेट करके हम उसे छोड़ नहीं सकते, हमने पैरिटी जनरेट इसलिए की है डेटा के बेस पे ताकि हम ओरिजिनल डेटा में से एरर को फाइंड आउट कर सके। जो डेटा रिसीविंग एंड पर रिसीव्ड हुआ है वो एरर लेस है या एरर के साथ है, ये हमें पता करना जरूरी होता है। अगर एरर के साथ आ रहा है डेटा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे और रिट्रांसमिशन का रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर एरर लेस है, एरर नहीं है उस डेटा फ्रेम में, तो हम पैरिटी को अवॉइड करते हुए ओरिजिनल डेटा फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करती है तो आप भी मोबाइल नेटवर्कों को यूज़ करके जब मैसेज के ट्रांसफरिंग करते हैं या व्हाट्सएप से आप गॉसिप करते हैं, व्हाट्सएप से आप चैटिंग करते हैं, मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके हर एक मैसेज के आगे हेडर और ट्रेलर लगा होता है ट्रांसफ़र करते समय। बट रिसीवर जब उसको रिसीव करता है तब वो हेडर और ट्रेलर दिखाई नहीं देते क्योंकि ओरिजिनल मैसेज में कोई डैमेज नहीं आया है, तो केवल मैसेज रिसीव होगा, हेडर और ट्रेलर को हटा दिया जाता है रिसीविंग एंड पे। और इसी तरह से अगर उसके अंदर एरर आ जाती है तो फिर वापस से रिट्रांसमिशन का रिक्वेस्ट हो जाता है। तो ये LRC मेथड है जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करती है। कैलकुलेट करने के बाद उनको अरेंज करके डेटा फ्रेम में लास्ट में सेट हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे डेटा एंड पैरिटी बिट्स वाला जो फ्रेम है उसमें 4 पैकेट्स के साथ साथ एक एक रेड कलर की बाइनरी इंफॉर्मेशन है, वो है रो वाइज पैरिटी। और लास्ट में एक रेड कलर का पैकेट जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन है 01010101। ये इसकी कॉलम पैरिटीज है जो कि जनरेट हुई थी और जो उस डेटा फ्रेम के लास्ट में अटैच हो गई। तो इस तरह से कंप्लीट डेटा फ्रेम तैयार होती है पैरिटी बिट्स के साथ, और फिर वो सेंडर की डायरेक्शन रिसीवर की डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। समझ आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट मेथड है CRC। इसको हम न्यूमेरिकली भी देखेंगे। VRC हमने न्यूमेरिकली कर चुके हैं कुछ एग्जांपल लेकर, और LRC और CRC इनको भी हम न्यूमेरिकली करेंगे, बट जब मैं कंप्यूटर पे आपका लेक्चर लूँगा तब मैं आपको उसको सिस्टमेटिक MS पेंट को ओपन करके परफॉर्म करके बताऊंगा कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बट अभी आज का लेक्चर मोबाइल से है इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो सकते, तो उसको हम कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर से एक बार मैं रिपीट जरूर करूँगा नेक्स्ट सेशन में। सो थर्ड मेथड है हमारी CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। CRC is based on binary division.
सीआरसी जो मेथड है वो बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड है। आपने डेसिमल के डिवीजन कई टाइम किए होंगे, बट बाइनरी का डिवीजन भी होता है 0 टाइम और 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिवाइस है, सेंडर और रिसीवर। सेंडर डिवाइस पर एक डेटा फ्रेम है और उसके बेस पर कुछ जीरो के कॉम्बिनेशंस लगेंगे जिसको हम पैरिटी कहते थे। वो एक सिंगल बिट भी हो सकता है, मल्टीपल बिट्स भी हो सकती है, बट कुछ जीरो लगेंगे, दैट इज रिडंडेंसी बिट्स। तो जो भी एक्स्ट्रा जीरो लग जाते हैं ओरिजिनल डेटा के साथ, उनको हम कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। यहाँ पे आपको जो 0 0 डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिनल डेटा के साथ कुछ रिडंडेंसी बिट्स लगी हुई है, जो कि इनिशियली 0 से इक्वेट होती है। आगे चल के जब सेंडर के लॉजिक के बेस पर प्रॉपर सीआरसी जनरेट होगी तो वो कुछ 0101 के कॉम्बिनेशन में जनरेट होगा। बट इनिशियली कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम उसको 00 मान के चलते हैं। उसके बाद डेटा को डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक डिवाइजर होना चाहिए, और डिवाइजर हमेशा n+1 बिट्स का होना चाहिए। तो n बिट्स की अगर रिडंडेंसी है, सपोज यहाँ पे आपने 3 0 लगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अगर 3 0 लगे हैं एज अ रिडंडेंसी बिट्स, तो डिवाइजर हमेशा n+1 होना चाहिए। तो डिवाइजर हमेशा 3+1 दैट इज 4 बिट का होगा। तो ये जस्ट लॉजिक पार्ट है। आगे चल के जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि डेटा भी हमें बाइनरी फॉर्मेट में गिवन होगा, डिवाइजर भी हमें बाइनरी फॉर्मेट में गिवन होगा, और जो डिविडेंट है वो भी हमें बाइनरी फॉर्मेट में गिवन होगा। तो डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड करता है और कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट करता है 0 1 के कॉम्बिनेशन में, और कुछ रिमाइंडर पोर्शन जनरेट करता है जिसको आप रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसको डेसिमल से समझाना चाहूँ तो डेसिमल में यदि हमें 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 बन जाएगा डिवाइजर, 10 बनेगा डिविडेंड। जब ये डिवाइड होगा तो 5 2 ज़ा 10, तो जो 2 आंसर आया वो हो जाएगा हमारा कोशेंट, और जो रिमाइंडर है जो कि 0 है, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है और 10 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से 10 जब माइनस होगा तो आंसर 0 है। तो जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है वो है 0। तो इस लॉजिक को यदि हम डेसिमल वैल्यू पे अप्लाई कर दें तो जो सीआरसी जनरेट हुआ है वो है 0। बट अगर 10 की जगह 12 होता तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाता। तो 5 को यदि आप 12 को डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 टाइम डिवाइड होगा, आंसर 10 आएगा, और 12 माइनस 10 आंसर 2 आएगा। तो रिमाइंडर उस केस में 2 हो जाएगा, कोशेंट उस केस में 2 हो जाएगा, डिविडेंड 10 होगा, सॉरी 12 होगा, और डिवाइजर 5 होगा। इस तरह से एक लॉजिक तैयार होता है, इसको भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फिलहाल इतना कि सेंडर मशीन के पास कुछ डेटा होता है, डेटा के बेस पे कुछ रिडंडेंसी बिट्स तैयार होगी, उसके पास एक डिवाइजर होगा जो कि n+1 बिट्स का होगा। डिवाइजर उसको डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर जनरेट करेगा, वो रिमाइंडर n बिट का होगा जिसको हम सीआरसी बिट कहेंगे। सीआरसी जो भी जनरेट होगी वो ओरिजिनल डेटा के साथ लेफ्ट में एट द एंड ऑफ द डेटा वो ऐड हो जाएगी, एंड डेटा विथ सीआरसी विल ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर डायरेक्शन। फिर उस रिसीवर वाली जो मशीन है वो डेटा और सीआरसी को एक्सेप्ट करेगा, वापस से सेम डिवाइजर से उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करके उसका बाइनरी कैलकुलेशन निकालेगा, और जो भी रिमाइंडर है वो चेक करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब कि डेटा में कोई भी एरर नहीं है। हमेशा याद रखना है रिसीविंग एंड पर, अगर चाहे वो वीआरसी मेथड हो, एलआरसी मेथड हो, या फिर सीआरसी मेथड हो, तीनों ही मेथड लास्ट में 0 जनरेट करती है। तो आप समझ जाओ कि
ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कुछ भी चेंजेस नहीं आए, कोई भी बिट एरर में नहीं है, और अगर रिमाइंडर वाले पोर्शन में 0 के अलावा कुछ आ जाता है, राइट, या 0 के कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ आ जाता है, 001 आ जाता है, 100 आ जाता है, इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन आता है एक्सेप्ट 0, तो फिर आप समझ जाओ कि वहां पे जो डेटा रिसीव हुआ है वो एरर वाला है, कुछ ना कुछ बिट्स वहां पे चेंज हुई है। तो 0 के केस में आपको एक्सेप्ट करना होता है, सीआरसी को रिजेक्ट कर देते हैं और ओरिजिनल डेटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नॉन जीरो के केस में आप पूरे डेटा फ्रेम जिसमें डेटा और सीआरसी इन्वॉल्व रहती है, ये पूरी डेटा फ्रेम को आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये है सीआरसी का कॉन्सेप्ट, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल होता है, और ये न्यूमेरिकल मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में किस तरह से बाइनरी का डिवीज़न पॉसिबल है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि डिविडेंड भी चाहिए, डिवाइज़र भी चाहिए, तब जाकर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न की एक प्रोसेस है, इसको मैं आपको कल परफॉर्म करके बताऊंगा। आज के सेशन में मैं इतना ही कंटेंट रखता हूँ, इसको हम न्यूमेरिकली परफॉर्म करेंगे कल, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो कि कुछ बाइनरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इसकी सीआरसी बिट कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट होगी, सो यू शुड नो कि वो कैलकुलेट कैसे होता है।